कहानी की शुरुआत एक फार्म से होती है जहां पूरी फसल एक अजीब सी रोशनी से तबाह हो जाती है। अगली सुबह जब खेत का मालिक ये मंजर देखता है तो वो बेहद परेशान हो जाता है। वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और खेत की खराब हालत दिखाते हुए कहता है, अब इस खेत की पहरेदारी तुम लोगों को करनी होगी। तीनों बेटों में सबसे छोटा इवान एक नेक दिल और सीधा सादा इंसान था। उसके दोनों भाई उसका अक्सर फायदा उठाते थे और इस बार भी उन्होंने वही किया। इवान को अकेले ही खेत की रखवाली करने भेज दिया। रात गहरी थी। इवान अपने छोटे से हेजहोग दोस्त के साथ खेत की पहरेदारी कर रहा था। अचानक उसे किसी घोड़े की आवाज सुनाई दी। वो पलटा तो सामने एक विशालकाय घोड़ा खड़ा था। इवान डर गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत एक रस्सी उठाई और फंदा उस घोड़े के गले में डाल दिया। अगले ही पल रस्सी इतनी तेजी से खींचने लगी कि इवान खुद भी उसके साथ खींचता चला गया। वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो एक जादुई घोड़ी थी जो आसमान में उड़ने लगी। लेकिन जब वो नीचे उतरी तो इवान जमीन पर जोर से गिर पड़ा और घोड़ी एक दलदल में फंस गई। इवान ने सोचा, अगर मैं इसे बेच दूं तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं, इसलिए वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद वो विंडमिल की मदद से घोड़ी को बाहर निकाल लेता है, मगर घोड़ी की आंखों में आंसू थे। वो दुखी थी क्योंकि इवान ने उसे रस्सी से बांध रखा था। इवान ने जब वो आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर तुम वादा करो कि अब हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। घोड़ी ने सिर झुकाकर वादा किया। इवान ने रस्सी खोल दी। घोड़ी खुश होकर आसमान में उड़ गई, मगर फसल पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवान मायूस था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामने दो शानदार घोड़े खड़े थे। इवान हैरान रह गया। तभी वहाँ एक छोटा घोड़ा आता है जिसका नाम था फोल, और हैरत की बात ये कि वो बोल सकता था। फोल ने कहा, इवान, मैं उस घोड़ी का बेटा हूँ जिसे तुमने कल रात दलदल से बचाया था। मेरी माँ तुम्हारी दरिया दिली से बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने मुझे और इन दो घोड़ों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। इवान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इन घोड़ों को बेच दूं तो अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पहुँच गए। खेत की तबाही देखकर वो गुस्से में थे और जैसे ही वो इवान के पास आने लगे, फोल इवान को अपनी मैजिक स्पीड से वहाँ से दूर ले गया। इवान उसकी रफ्तार देखकर दंग रह गया, मगर वो वापस लौटना चाहता था क्योंकि वो दो घोड़े अब भी अस्तबल में थे। फोल ने अपनी मैजिकल वॉइस से सीटी बजाई और दोनों घोड़े उनके पास आ गए। अब सब मिलकर शहर की तरफ निकल पड़े जहाँ इवान अपने घोड़ों को बेचने वाला था। शहर पहुंचकर लोग इवान के घोड़ों को देखकर दंग रह गए। हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। फोल को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसने कहा, इवान, दोनों घोड़ों को वहाँ उस बेंच पर बैठे व्यापारी को बेच दो और यहाँ से निकल चलो। मगर इवान ने फोल की बात नहीं मानी। उसे लगा वो व्यापारी गरीब है और ज्यादा पैसे नहीं देगा, इसलिए उसने शहर के बीचों बीच नीलामी शुरू कर दी। अब सीन बदलता है राजमहल की ओर। राजा अपने कमरे में एक मक्खी मारने की कोशिश कर रहा था। वो एक अयोग्य राजा था जो अपनी गरीब प्रजा की परवाह नहीं करता और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। तभी उसकी नजर इवान पर पड़ी। वो उसके शानदार घोड़ों को देखकर हैरान रह गया। ऐसे गरीब लड़के के पास इतने नायाब घोड़े कहाँ से आए, उसने सोचा और तुरंत वहाँ पहुँच गया। राजा ने कहा, मुझे ये दोनों घोड़े चाहिए मेरी शाही सवारी के लिए, और बिना पैसे दिए वो उन घोड़ों को लेकर चला गया। इवान बेबस होकर उसे देखता रह गया। उसने फोल से कहा, मुझे अपने घोड़ों के पैसे चाहिए। फोल ने सिर हिलाया और फिर से सीटी बजाई। अगले ही पल दोनों घोड़े दौड़ते हुए आए। राजा गिर पड़ा और सीधे आटे की बोरियों पर जा गिरा। उसके चेहरे पर सारा आटा चिपक गया और वो गुस्से से तिलमिला उठा। इवान आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए बोला, अब बताइए महाराज, मेरे घोड़ों की कीमत कौन चुकाएगा? राजा अब इवान को उसके दोनों घोड़ों की कीमत देने के लिए राजी हो जाता है, मगर तभी उसका मंत्री कहता है, महाराज, अगर हम इवान को घोड़ों की देखभाल के लिए अपने पास रख लें तो हम उससे बदला भी ले सकते हैं। राजा को अपने मंत्री की ये सलाह बहुत पसंद आई और वो इवान को शाही अस्तबल में काम पर रख लेता है। धीरे धीरे इवान के हंसमुख स्वभाव की वजह से महल के लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है, जिसे देखकर राजा के अंदर ईर्ष्या और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उसने तो इवान को सजा देने के लिए बुलाया था। राजा को परेशान देखकर मंत्री एक बार फिर सलाह देता है, महाराज, अगर हम इवान को फायरबर्ड को ढूंढ कर लाने का आदेश दे तो वो कभी लौट नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी उस जादुई परिंदे को पकड़ नहीं सका, और जब वो असफल होकर लौटेगा तो हम उसे राजा के आदेश की अवहेलना के अपराध में सजा दे देंगे। मंत्री की चाल राजा को बहुत भजाती है। वो तुरंत इवान को फायरबर्ड की तलाश में भेज देता है। जब इवान अपने दोस्त फोल को ये बात बताता है तो फोल के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उसे पता था कि जो भी लोग फायरबर्ड को ढूंढने निकले वो कभी लौट कर नहीं आए, क्योंकि वो आग जैसा परिंदा हर इंसान को जलाकर राख कर देता था। लेकिन अब फोल के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे भी इवान के साथ जाना ही था। फोल अपनी तेज रफ्तार से इवान को एक गहरे जंगल में ले आता है जहाँ
जहाँ स्लीपिंग नट्स के पेड़ होते हैं। दरअसल फोल जानता था कि अगर वो सीधे फायर बर्ड को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें राख कर देगा, इसलिए वो इवान को यहाँ लाया ताकि वो कुछ स्लीपिंग नट्स साथ ले जाए, क्योंकि फायर बर्ड को ये नट्स बहुत पसंद होते हैं और इन्हें खाने के बाद वो गहरी नींद में चला जाएगा। अब इवान और फोल रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटे से तालाब के पास पहुंचते हैं जहां फायर बर्ड रेत के नीचे रहता था। इवान नट्स को फायर बर्ड की ओर फेंकता है। उनकी खुशबू से आकर्षित होकर फायर बर्ड रेत से बाहर निकल आता है। वो चमक रहा था जैसे आग का दरिया आसमान में तैर रहा हो। वो एक एक करके सारे नट्स खाने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे आभास होता है कि कोई आसपास है और फिर वो इवान और फोल पर हमला कर देता है। चारों तरफ फ्लेम उठने लगती है, आसमान लाल हो जाता है और इवान अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन फायर बर्ड अब बस एक कदम दूर था। तभी इवान अपने पास बचे आखिरी स्लीपिंग नट को उसकी तरफ फेंक देता है। फायर बर्ड उसे निगल लेता है और कुछ ही पल में गहरी नींद में चला जाता है। जब फायर बर्ड होश में आता है तो अपने आप को लोहे के जाल में देखकर बहुत दुखी होता है। वो सिसकने लगता है। उसकी आंखों से आग जैसे चमकते आंसू टपकते हैं। इवान उसे रोता देख भावुक हो जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तुम आजाद हो। इवान जाल खोल देता है। फायर बर्ड पंख फैलाकर आसमान की तरफ उड़ता है। उसके पंखों से सुनहरी रोशनी फैल जाती है। जाते जाते वो एक निशानी छोड़ जाता है, अपना एक सुनहरा पंख जो फायर बर्ड की तरह ही चमक रहा था। इवान उस पंख को देखकर मुस्कुरा उठता है। वो फोल के साथ वापस राजा के पास लौट आता है। वो सबको बताता है कि कैसे उसने फायर बर्ड को पकड़ा और फिर उसे दुखी देखकर आजाद कर दिया, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। सब उसे झूठा समझते हैं। इवान उन्हें वो पंख दिखाता है, मगर तब तक उस पंख की रोशनी गायब हो चुकी थी। अब वो एक आम पंख की तरह दिख रहा था और सबकी नजरों में इवान की कहानी बस एक झूठ बनकर रह गई। अब राजा इवान को आदेश पूरा न करने की सजा देते हैं, मौत की सजा। लेकिन जैसे ही जल्लाद उसे मारने वाला होता है, अचानक आसमान में फायर बर्ड प्रकट होता है। हर कोई दंग रह जाता है। फायर बर्ड को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि इवान सच बोल रहा था। राजा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे मन मारकर इवान को माफ करना पड़ता है, बल्कि वो इवान का प्रमोशन भी कर देता है। अब इवान और फायर बर्ड अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इवान बेहद खुश है, मगर राजा अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि अब पूरे राज्य में इवान को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। राजा के मन में अब एक ही बात थी, किसी भी तरह इस लड़के को खत्म कर दो। एक दिन राजा का मंत्री फिर दरबार में आता है। वो कहता है, महाराज, अगर आप इवान को स्नो प्रिंसेस को ढूंढ कर लाने का हुक्म दें तो वो कभी लौट नहीं पाएगा, क्योंकि बर्फ की राजकुमारी सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रहती है, जहां किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। राजा मुस्कुराता है। शानदार प्लान है और तुरंत आदेश जारी कर देता है। अब इवान अपने दोस्त फोल के साथ स्नो प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फोल उसे समझाने की कोशिश करता है। इवान, ये सफर मौत को दावत देने जैसा है, मगर इवान अपनी बात पर अड़ा रहता है। कई मुश्किलों के बाद फोल की मदद से वो एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां स्नो प्रिंसेस कैद होती है। लेकिन गुफा के दरवाजे पर बर्फ की एक मोटी दीवार होती है जिसे पार करना असंभव था। उसी वक्त फायर बर्ड का जादुई पंख चमकने लगता है और उस दीवार में समा जाता है। पल भर में पूरी दीवार पिघल जाती है, मगर उसी दौरान पानी के तेज बहाव में फोल बह जाता है। इवान को कुछ पता नहीं चलता। वो अकेला ही गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। वहाँ बहुत सी प्रिंसेस बर्फ में जमी हुई सो रही थी, पर इवान फायर बर्ड के पंख की मदद से असल स्नो प्रिंसेस को पहचान लेता है। वो धीरे से कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। प्रिंसेस उसे देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, अब इस दुनिया में कोई बहादुर इंसान नहीं बचा जिससे मैं शादी कर सकूं। इतना कहकर वो पहाड़ी की चोटी से छलांग लगा देती है। इवान कुछ नहीं सोचता, वो भी उसके पीछे कूद जाता है। प्रिंसेस हवा में तैर रही थी क्योंकि उसके पास एक जादुई ड्रेस थी, लेकिन जब वो इवान को नीचे गिरते देखती है तो वो उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान इवान का हाथ गलती से प्रिंसेस की ड्रेस को फाड़ देता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। नीचे फोल ये सब देख रहा था। वो अपने मैजिकल विंग्स फैलाकर उड़ता है और दोनों को बचा लेता है, मगर गिरने के झटके से प्रिंसेस बेहोश हो जाती है। रात होती है। तीनों जंगल में ठहरते हैं। फोल इवान से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें प्रिंसेस से मोहब्बत हो गई है, हमें वापस नहीं जाना चाहिए। मगर हर बार की तरह इस बार भी इवान उसकी बात अनसुनी कर देता है। अब प्रिंसेस के दिल में भी इवान के लिए एक नरम एहसास पैदा हो चुका था। अगली सुबह इवान, फोल और प्रिंसेस तीनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा उन्हें साथ देखकर भड़क उठता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि इवान इतनी ऊंचाई से स्नो प्रिंसेस को लाकर
उसके सामने खड़ा हो जाएगा। राजा गुस्से में था, मगर मंत्री ने उसे समझाया, महाराज ये तो आपके हक में है, अब आप राजकुमारी से शादी कर लीजिए। राजा को ये बात भा जाती है। वो इवान को बहुत सारा सोना देकर सम्मानित करता है, पर अंदर ही अंदर वो अब भी उससे नफरत करता है। दूसरी तरफ इवान उदास है, क्योंकि उसके दिल में अब राजकुमारी के लिए सच्चा प्यार जन्म ले चुका था। रात में इवान चुपके से राजकुमारी से मिलने जाता है। वो उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। प्रिंसेस के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि अब वो भी इवान को पसंद करने लगी थी। लेकिन तभी राजा के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। इवान को वहां से भागना पड़ता है। इवान अब बहुत परेशान रहने लगा था। उसे लग रहा था कि राजकुमारी की शादी अब राजा से हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक दिन राजा ने राजकुमारी से शादी के बारे में पूछा, लेकिन राजकुमारी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी ग्रैंड मदर की खोई हुई रिंग नहीं मिल जाती, जिसे मैंने एक बार समंदर में कहीं गिरा दिया था। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा परेशान हो गया। वो सोचने लगा, इतने बड़े समंदर में एक छोटी सी अंगूठी आखिर कैसे ढूंढी जा सकती है। लेकिन तभी वहां इवान आ गया। राजा ने तुरंत इवान को हुक्म दिया, जा उस अंगूठी को ढूंढ कर ला। इवान मान गया, मगर फोल बहुत परेशान था, क्योंकि उसे ही इवान की इस मुश्किल सफर में मदद करनी थी और इस बार उसे खुद नहीं पता था कि वो अंगूठी कहाँ है। फोल ने अपनी माँ से मदद मांगी। आसमान में जादू के जरिए उसकी माँ ने बताया, वो अंगूठी एक विशाल वेल के पेट में है, जो अब एक आइलैंड में तब्दील हो चुकी है। उसने फोल को वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखा दिया। अगली सुबह इवान और फोल उस वेल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आसमान में उड़ते हुए अचानक तेज हवाओं के झोंके से इवान का बैलेंस बिगड़ गया। वो नीचे समंदर में जा गिरा। वहां उसने देखा एक बहुत बड़ी व्हेल, जिसे मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर रखा गया था। वक्त के साथ वही व्हेल एक छोटे से आइलैंड में बदल चुकी थी। इवान समझ गया कि ये वही व्हेल है जिसकी उन्हें तलाश थी। जब वो दोनों उसके करीब पहुंचे, व्हेल ने दुखी आवाज में कहा, मैंने कभी गलती से कुछ जहाज निगल लिए थे, इसीलिए मुझे जंजीरों से बांध दिया गया, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। इवान को एक आइडिया आया, अगर किसी तरह वो व्हेल को छींक दिला दे तो उसकी सारी जंजीरें टूट सकती हैं। फिर इवान और फोल व्हेल की नाक के अंदर चले गए और जैसे ही उन्होंने उसके अंदर हलचल की, व्हेल को जोर की छींक आई। उसके निगले हुए सारे जहाज बाहर आ गए और साथ ही उसकी जंजीरें भी टूट गईं। व्हेल आजाद होकर बहुत खुश हुई और समंदर की गहराइयों में गुम हो गई। लेकिन इवान परेशान था। वो व्हेल से राजकुमारी की अंगूठी मांगना भूल गया था। वो उदास होकर बैठा ही था कि तभी एक क्रेब उसके पास आया और उसके हाथों में वो ही ग्रैंड मदर्स रिंग रख दी। व्हेल ने इवान के दिल की बात जान ली थी, इसलिए उसने अंगूठी उस तक पहुंचा दी। अंगूठी मिलते ही इवान बेहद खुश हुआ। वो और फोल वापस लौट आए। रात में इवान चुपके से राजकुमारी से मिलने गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये रही आपकी ग्रैंड मदर की अंगूठी। अंगूठी देखकर राजकुमारी की आंखें चमक उठी। वो समझ गई थी कि इवान एक बहादुर और नेक दिल इंसान है। जब इवान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो राजकुमारी ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। लेकिन तभी राजा का मंत्री वहां आ पहुंचा। उसने इवान और राजकुमारी को साथ देखकर शोर मचा दिया और राजा के सैनिकों को बुला लिया। अब इवान और सैनिकों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इस शोर से राजा की नींद खुली। वो भागता हुआ छत पर आया और जैसे ही उसने फोल को देखा, गोली चला दी। गंभीर आवाज गूंजी। फोल जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। इवान को राजकुमारी से छुपकर मिलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। रात का सन्नाटा था। राजकुमारी अपने कमरे में अकेली थी। तभी एक छोटा सा चूजा उसके पास आया। दरअसल उस चूजे को फोल ने भेजा था। राजकुमारी उसे देखकर कहती है, मैं किसी भी तरह राजा को खत्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे जवान होने का लालच देकर 3 बड़े कुंड में से गुजरने के लिए मना लिया। पहला कुंड ठंडे पानी का, दूसरा गर्म पानी का और तीसरा उबलते हुए दूध का। लेकिन तभी राजा का मंत्री आ गया और उसने राजा को सलाह दी, सबसे पहले इवान को इन तीनों कुंडों से गुजरना होगा। इसीलिए अगर हमें इवान को बचाना है तो ठंडे पानी के कुंड में मेरी ग्रैंड मदर्स रिंग डालनी होगी, गर्म पानी के कुंड में फायर बर्ड का पंख और उबलते दूध के कुंड में लाइफ डेथ फ्लावर, जो पृथ्वी के अंतिम छोर पर मिलता है। फोल चिंतित हो गया। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं सुबह तक उस लाइफ डेथ फ्लावर को लेकर वापस आ पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही जख्मी हूँ। लेकिन राजकुमारी ने उसे हिम्मत दी, तुम कर सकते हो। फोल अपनी सुपर स्पीड से लाइफ डेथ फ्लावर लेने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह इवान को उबलते हुए गर्म पानी वाले कुंड में डाला जाता है, लेकिन राजकुमारी चालाकी से अपनी ग्रैंड मदर्स रिंग कुंड में डाल देती है और इवान की जान बच जाती है। इवान उड़ते हुए ठंडे पानी वाले कुंड में जा गिरता है, जहां फायर बर्ड अपने पंख को डालकर उसकी जान बचाता है। फिर इवान उबलते दूध के कुंड में गिरता है। वहीं दूसरी तरफ फोल किसी तरह लाइफ डेथ फ्लावर तक पहुंच गया। फ्लावर फोल से कहता है, अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम भी मर जाओगे। लेकिन फोल उसकी बात नजरअंदाज करता है और उसे तोड़ देता है। काफी समय तक इवान उबलते दूध के कुंड में रहा। सबको लगा कि इवान मारा गया
गया है। लोग दुखी होकर जाने लगे। तभी लाइफ डेथ फ्लावर कुंड में गिरता है। एक तेज जादुई रोशनी फैलती है और अगले ही पल इवान उस कुंड से बाहर निकलता है। अब वो किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था। सबकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों था। इवान को जिंदा देखकर राजा को यकीन हो जाता है कि वो भी इन कुंडों की मदद से जवान हो सकता है। राजा भी कुंड में कूदता है, लेकिन अगले ही पल वो एक विशाल बबल में कैद होकर आसमान की गहराइयों में उड़ जाता है। राजा के जाने के बाद इवान को वहां का नया राजा बना दिया जाता है। इवान और राजकुमारी दोनों बेहद खुश थे। फिर वो दोनों फूल के पास गए जो उदास बैठा था, क्योंकि लाइफ डेथ फ्लावर ने उससे कहा था कि वो जल्द ही मर जाएगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान था, देखना था कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। फूल बहुत खुश हो गया। तीनों अब खुश रहने लगे। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और दूसरों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो छोटी सी उम्मीद भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकती है। याद रखिए, साहस और दया वो जादुई ताकत है जो किसी भी अंधेरे में रोशनी बन सकती है। अगर ये कहानी आपको भी दिल से छू गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी अगली जादुई और इमोशनल कहानियों का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमेशा अपने दिल की सुनिए।